कूलम्स लॉ। ठीक है, तो जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ पर। तो हम लोग सीखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़े हैं, जिसमें दो बॉडी होता है, एक का मास m1 होता है, दूसरा का मास क्या होता है m2। दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं जिसको हम लोग r कहते हैं। और वहाँ पर क्या सीखे थे कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों का मास का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो सेम क्या कहता है कूलम्स कहता है। और ये किसके लिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास के लिए होता है, और कूलम्स फोर्स किसके लिए होता है चार्ज के लिए। तो कूलम्स क्या कहता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज दैट हम लोग दो चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। एक चार्ज मेरा क्या है Q1 है, और r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज मेरा क्या है Q2 है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो कूलम्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या r का स्क्वायर का। और इस तरह से कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाता है, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is directly proportional to the product of magnitude of charges, directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जब हम लोग फोर्स को निकालते हैं तो उस कंडीशन में अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो जब इसका नेचर पूछा जाएगा तभी हम लोग माइनस प्लस का यूज करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे उसका साइन को नेगलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड के थ्रू से फोर्स को निकालेंगे। लेकिन जब फोर्स का नेचर पूछा जाएगा कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, उस समय हम लोग माइनस या प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कूलम्स तो बता दिया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा Q1 Q2 बाय नीचे में क्या था r स्क्वायर। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन को रिप्लेस कर देते हैं इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाता है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहाँ पर k को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों चार्ज है दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा गया, एयर पर है कि दूसरा अदर मीडियम पर रखा गया है। ठीक है, और जब k का वैल्यू होता है तो k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना का वैल्यू कितना निकला 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ पर हो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को दूसरा क्या, इसका दूसरा यूनिट क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेराड पर मीटर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका इक्विवेलेंट होता है, फेराड पर मीटर का। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज होता है तो चार्ज का एसआई यूनिट मेरा क्या हो जाता है, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है
चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चार्ज होता है उसका CGS यूनिट होता है, चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। चार्ज का CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम, या फिर इसी का दूसरा नाम है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम किसके बराबर होता है, तो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलम के बराबर आता है। ठीक है। और अगर किसी में हमको पूछे कि 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 कूलम को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर देखते हैं होता है। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर 1 कूलम को डिफाइन करना है तो हम लोग कंसीडर क्या कर लेते हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं लेट Q1 = Q2, दोनों का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 कूलम, R का वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर। देन F = क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹ Q1 की जगह क्या पुट करेंगे 1, Q2 की जगह भी 1 बाय R², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F = क्या आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पर एक चार्ज होता है Q1, दूसरा चार्ज क्या होता है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है R। दैट मीन्स अगर 1 कूलम को हम डिफाइन करेंगे तो 1 कूलम क्या होता है, तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल, किसको रिपेल करेगा, सिमिलर, मतलब अपने जैसा, सिमिलर एंड इक्वल, दोनों का वैल्यू क्या है सेम, दैट रिपेल सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विथ ए फोर्स ऑफ, कितना फोर्स के साथ रिपेल करेगा, तो विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन इट प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए। तो व्हेन इट प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पर, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, यहाँ से मेजर करो चाहे यहाँ से मेजर करो। ठीक है। तो 1 कूलम का डिफिनेशन क्या हो गया, तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन it placed in vacuum with at a distance of 1 meter from it।